हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्वर के अन्य वर्णों के भेद और उनसे बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। फिर हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डालेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था, फिर हम वर्ड पर चर्चा किए, फिर स्वर के भेद देखे थे। हम दो प्रकार के होते हैं, ध्वनि मात्रा काल के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ध्वनि मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद तीन होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और स्वरों पर चर्चा करते हुए हम उनके भेद पढ़े थे। जैसा कि कल पढ़ा था हमने कि कोई भी स्वर बाह्य प्रयत्न के आधार पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हो सकता है। इतना हम पढ़ लिए थे। अब अ के भेद भी पढ़े थे और इनको चार्ट बना के देखे भी थे। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से अ के 18 भेद होते हैं उसी प्रकार ई, उ, री के भी 18 भेद होते हैं। तो कह सकते हैं कि इन चारों के 18 भेद होते हैं। तो कह सकते हैं कि इन चारों का 18 भेद होता है और री का 12 भेद होता है। इन चारों के 18 भेद होते हैं और री के 12 भेद होते हैं और इन चारों के भी 12 भेद होते हैं। आपके मन में ये प्रश्न बन रहा हो कि इन्हीं 9 का क्यों बनेगा। हम शुरुआत में आपसे बताए थे कि देखेंगे कि हम 13 को 9 में कैसे परिवर्तित करेंगे। फ्रेंड्स, यही है कि अ के प्रकार में आ जाता है। अ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ ई होता है, उ का दीर्घ उ होता है और री का दीर्घ ऋ होता है। इन चारों के दीर्घ ये होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो दीर्घ होते हैं स्वरों की गिनती में ही आ जाते हैं। ये इनके प्रकार होते हैं, इसलिए इनकी संख्या गिनी नहीं जाती है। अब देखेंगे कि इन चारों के 18 भेद होते हैं और इन पांचों के 12-12 भेद क्यों होते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। री का दीर्घ नहीं बनता है, इस प्रकार से इनके जो दीर्घ स्वर होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक के 3-3 होंगे। एक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होगा। री के दीर्घ नहीं होते तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम। अब अगर लिखेंगे री का ह्रस्व लिखेंगे, आप ह्रस्व लिखेंगे और प्लुत लिखेंगे तो यहाँ री हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अननुनासिक में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको 3 होंगे और इसका दीर्घ नहीं होगा तो ये 6 प्रकार के हो गए। इसी प्रकार अब लिख सकते हैं अनुनासिक में चंद्र बिंदु इस पे लगा देंगे तो 6 ये हो जाएंगे और 6 ये हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब कह सकते हैं कि री के 12 प्रकार होते हैं और इसी प्रकार ए, ओ, ऐ, औ का भी होता है। इनके ह्रस्व नहीं बनते हैं। आपने देखा कि इनका दीर्घ और प्लुत हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये अननुनासिक है। इसी प्रकार आप 6 अनुनासिक भी बना सकते हैं तो 6 मिलकर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो मिश्रित स्वर हैं इनके 12 भेद होते हैं। इसी प्रकार और तीनों के ऐ, ओ, औ का भी बना सकते हैं आप 12 प्रकार। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप अच्छे से लिख के, जैसे अ के भेद हमने लिखा है, इसमें चार्ट बनाया है, उसी प्रकार आप बनाएंगे। प्रश्न और बनता है, री के कितने भेद होते हैं। आपने देखा कि री के 12 भेद होते हैं, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं कि री के कुल कितने भेद होते हैं, तब आपको 30 उत्तर देना रहता है। तो आप पूछेंगे 30 क्यों, इसके तो 12 भेद हैं। कात्यायन ने री और री को सवर्ण कहा है। अब प्रश्न बनता है कि सवर्ण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कात्यायन ने लिखा है कि री और री के उच्चारण स्थान भले ही असमान हो तो भी इनको सवर्ण कहा जाता है। तो आप पूछेंगे कि सवर्ण क्या होता है। सवर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, वही सवर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि री के 12 भेद और री के 18 भेद दोनों मिलकर कितने हो जा रहे हैं, 30 भेद। अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि री के कुल भेद कितने होते हैं तो आपको 30 लगाना होगा। री के कुल भेद पूछते हैं तो भी आपको 30 ही लगाना होगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए, आप केवल री का पूछा जाए तो आप 12 बताएंगे।
और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि री और री के 30 भेद होते हैं। परीक्षा में दोनों दिया जाए या अलग अलग दिया जाए, आप 30 ही सही मानेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका एक होमवर्क है, तो आज का आपका होमवर्क ये है कि जैसे हमने अ को रिप्रेजेंट किया है ह्रस्व दीर्घ प्लुत में, उदात्त अनुदात्त स्वरित में, उसी प्रकार आप जितने भी स्वर हैं, 9 स्वर हैं, एक तो हमने कर दिया है, आप सभी स्वरों को लिख कर देखेंगे, स्वतः लिखने का प्रयास करेंगे। चर्चा कर लेते हैं इनसे बनने वाले प्रश्नों पर। तो कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ड सूत्रांत में 2 बार प्रयोग किया गया है? तो अब देखेंगे, आपने पढ़ा था, तो आपने इत संज्ञा पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि कौन सा इत संज्ञा 2 बार प्रयोग हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इत संज्ञा को ही सूत्रांत कहा जाता है, तो आप बताएंगे ड़ कौन सा वर्ड होता है? ड़ को इत संज्ञा में 2 बार प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? ये यूपी टेट में 2017 में पूछा गया था। तो आप बताएंगे कि कौन से स्वर ह्रस्व नहीं हो सकते। देखिए, आपने देखा कि ई का ह्रस्व बनता है, ऊ का भी ह्रस्व बनता है, री तो ह्रस्व ही रहता है सदैव, और री भी ह्रस्व स्वर है। इनमें से कौन से स्वर होते हैं जिनका ह्रस्व नहीं बनता है? तो देखेंगे कि ये जो होते हैं संयुक्त स्वर, इनके ह्रस्व नहीं बनते हैं। आपने पढ़ा है कि इनके ह्रस्व नहीं बनते हैं, परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन से वर्ड आपस में सवर्णी होते हैं? जैसा कि अभी हमने देखा कि री और री के उच्चारण स्थान समान न होते हुए भी ये सवर्ण कहे जाते हैं, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? तीसरा नंबर, री और री। अब स्वर की संख्या पूछी जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन रहे 13, 11, 9 और 33, तो आप क्या लगाएंगे? जैसा कि आपने देखा 13 होता है, लेकिन जिन ह्रस्व स्वरों के दीर्घ बनते हैं उन दीर्घ स्वरों को गिनती में नहीं लिया जाता है, इसलिए स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है, तो सही उत्तर क्या होगा? 9। अगर प्रश्न बने स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? अच। इसी प्रकार पूछ लिया जाए व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे हल। अगर प्रश्न आए कि अ, ई, उ, री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 18, 12, 30, 4। तो आप कितना लगाएंगे? 18। तो प्रश्न अगर बने कि ए, ओ, ए, औ के कितने भेद होते हैं, तो क्या लगाएंगे आप? कितने भेद होते हैं? अभी आपने पढ़ा 12, तो इनके 12 भेद हो जाएंगे। तो आपने स्वर का भेद पढ़ा। अब आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे, जिसको संस्कृत में हल कहते हैं। तो व्यंजन को क्या कह सकते हैं? अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन दूसरों पर आश्रित होता है, ये स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। और इनको एक और परिभाषा दे सकते हैं, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। संस्कृत में इन्हें अर्धमात्रिक भी कहा गया है। ये आधा मात्रा के होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये किसी अन्य वर्ड पर आश्रित होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। अगर पूछा जाए कि इनके कितने मुख्य भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। व्यंजन को हल कहा जाता है। स्पर्श को स्पृष्ट वर्ण भी कहा जाता है और इनको वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है, उदित वर्ण भी कहा जाता है। और अंतस्थ को आप प्रत्याहार पढ़ेंगे तो देखेंगे यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और ऊष्म वर्ण जो होता है वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। संस्कृत में कहा गया है काद्योम अवसाना स्पर्शा, अर्थात क आदि में और मैं अवसान में, अर्थात क आदि में और मैं पवर के अंतिम में आता है। तो कह सकते हैं क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण होता है। अब इन वर्गों को स्पर्श वर्ण क्यों कहा गया है? तो कह सकते हैं कि क से म तक के वर्णों को बोलते समय स्पर्श की आवश्यकता होती है। इनको बोलते समय मुख का कोई ना कोई भाग किसी न किसी भाग से स्पर्श अवश्य होता है, बिना स्पर्श के उच्चारण संभव नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि ख को बोलते समय जब तक कंठ से जीवा को स्पर्श नहीं कराएंगे तब तक आप नहीं बोल सकते हैं। मूलतः आप कह सकते हैं कि स्पृष्ट और स्पर्श एक दूसरे के समानार्थी होते हैं।
अर्थात एक ही जैसे अर्थ रखते हैं। ये भी प्रयत्न करते हैं स्पर्श करने का और ये स्पर्श करते हैं। वर्गीय वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनके वर्ग का निर्माण किया गया है और ये 5x5 का भी निर्माण करते हैं, जिसके कारण इन्हें वर्गीय वर्ण कहा गया है। इसके अलावा इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण देख लेते हैं क्यों कहा जाता है। विन्यास करेंगे तो देखेंगे उत धन, तो अब देखेंगे उत और इत में विभाजित हो जाएगा। उत का अर्थ होता है उ और इत का अर्थ होता है अंत, तो कह सकते हैं उ से अंत होने के कारण इसे उदित वर्ण कहते हैं। आप देखेंगे कि हिंदी में क वर्ग कहा जाता है और संस्कृत में इसे कु कहा जा रहा है। कु इस पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार च वर्ग जिसे संस्कृत में चू कहा जाता है, ये पूरे च वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ट वर्ग जिसे संस्कृत में टू कहा जाता है, ये पूरे अपने वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। त वर्ग तू, ये भी अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। और प वर्ग पू, ये भी अपने पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। उ से अंत होने वाला वर्ड है, इसीलिए इसे उदित वर्ण कहते हैं। उत का अर्थ होता है उ और इत का अर्थ होता है अंत, अर्थात उ से अंत होने वाले वर्ण उदित वर्ण कहलाते हैं। अब देखेंगे अंतस्थ वर्ण। इसका एक सूत्र होता है यणो अंतस्थाः। ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं, ये पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं। अगर आप स्पर्श कराना चाहें तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम स्पर्श होता है, न के बराबर स्पर्श होता है। इनको उच्चारित करने में मुख का कोई भाग स्पर्श नहीं होता है पूर्ण रूप से, और ये आंशिक स्पर्श करते हैं। आप न के बराबर कह सकते हैं। जब आप स्पर्श करेंगे, ये उच्चारित करेंगे इन वर्डों को, तो आप देखेंगे कि न के बराबर स्पर्श होगा। तो आप देखेंगे कि आपके मुख के भाग न के बराबर स्पर्श होंगे। और र को एक अलग नाम दिया गया है, ल को भी एक अलग नाम दिया गया है। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि जीवा मूर्धा पर जाकर कंपन करती है, इसी कारण इसे प्रकंपित कहते हैं। और र बोलते समय जब हम र बोलते हैं तो जिह्वा पीछे की ओर लुढ़कती है और इसीलिए इसे लुंठित भी कहा जाता है। तो इसका क्या नाम हो गया? प्रकंपित और लुंठित। इसका अन्य नाम भी है, प्रकंपित और लुंठित भी कहा जाता है इसे। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसे। ल को द्विपार्श्विक कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि क्यों द्विपार्श्विक कहा जाता है? तो अगर इसको अलग अलग तोड़िए तो देखेंगे कि पार्श्व का मतलब क्या होता है? अगल बगल होता है। और ल का उच्चारण करते समय जिह्वा को ऊपर उठाते हैं तो लॉक हो जाता है। तब मुख के बाहर वायु तो एक इधर से निकलता है और एक उधर से निकलता है, इसी कारण इसे द्विपार्श्विक कहा जाता है। दोनों तरफ से अगल बगल से निकलता है, इसी कारण इसे द्विपार्श्विक कहा जाता है। तो देखेंगे इसका नाम क्या हो गया? द्विपार्श्विक। तो देखेंगे ल का नाम क्या हो गया? द्विपार्श्विक। उसमें वर्ड का एक सूत्र है सल उस्माड़ह। सल उस्माड़ह अर्थात सल प्रत्याहार, अर्थात उस्म वर्ड को सल प्रत्याहार भी कहा जाता है। अर्थात उस्म वर्ड सल प्रत्याहार में आते हैं, अर्थात उस्म वर्ड सल प्रत्याहार में आते हैं। तो कह सकते हैं कि उस्म गर्मी को प्रदर्शित करता है। जब उच्चारण स्थान में परस्पर संघर्ष होता है तो आने वाली जो ठंडी वायु होती है वो अपने आप गर्म हो जाती है और गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें उष्म कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि मिश्रित अक्षर किन से मिलकर बने हैं, किन अक्षरों से मिलकर बने हैं। और एक द्य होता है,
जो द और य से मिलकर बना होता है। और हिंदी में जो होता है चौथा होता है हिंदी में वो श्रेय होता है, जो तालव्य से और रे से मिलकर बना होता है। तो संस्कृत में यही तीन होते हैं, लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक और जुड़ जाता है श्रेय, जो तालव्य से और रे से मिलकर बना है। तो अब देखेंगे कि किन बिंदुओं पर और चर्चा कर सकते हैं हम। ये जो अंतिम 5 वर्ड हैं इनको पंचमाक्षर कहा जाता है और इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने में नासिका का भी प्रयोग होता है, इसलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। और अगर आप और विस्तृत देखना चाहें तो देखेंगे कि य र ल व जो है ये और 1 3 5 पहला और तीसरा और पांचवा ये सब क्या मिलके हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। पहला तीसरा पांचवा ये मिलकर क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। और ये से है और दूसरा और चौथा ये दोनों क्या मिलकर हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। तो अब देखेंगे कि वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और उसमें वर्ड मिलकर अघोष बन जाएंगे, और तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों और अंतस्थ वर्ड मिलकर क्या बना लेंगे, सघोष। तो आपने सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और इनके अन्य नामों के बारे में जाना। अब हम अयोगवाह पर चर्चा कर लेते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है कि अयोगवाह किसे कहते हैं। तो संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 होती है। हिंदी में 2 ही होता है, लेकिन संस्कृत में 2 और बढ़ जाते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि अयोगवाह किसे कहते हैं। अब अयोगवाह वह होते हैं जिनका योग वर्णमाला में नहीं हुआ है किंतु प्रयोग में आते हैं। ये इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो आप कह सकते हैं कि जिनका योग ना हो सके उसके बावजूद भी वो एक दूसरे का वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए हिंदी में ये 2 अयोगवाह होते हैं, लेकिन संस्कृत में ये 2 अयोगवाह जुड़ गए हैं। इन्हें अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है। जीवामूली वर्ण और उपदमानीय वर्ण को अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है। अनुस्वार को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर बिंदी लगा के, और विसर्ग को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, अह जिसे बोला जाता है, और जीवामूली वर्ड को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कह सकते हैं कि जैसे ये दोनों, ये जो पूरे विसर्ग होते हैं ये, तो अब कह सकते हैं कि ये पूरे विसर्ग होते हैं, और अर्ध विसर्ग ये हो। आप देखेंगे कि इनको 20 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका नीचे का हिस्सा बचेगा, इसका ऊपर का हिस्सा बचेगा, यही हो जाते हैं अर्ध विसर्ग। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। अगर प्रश्न बनाना होगा तो बन सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना ही है। तो इनका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए राम क्रीडति, जैसे कह दिया जाए राम क्रीडति, तो अभी तो ये सही माना जा सकता है, लेकिन अगर वैदिक संस्कृत में जाते हैं उस समय लिखते हैं तो उसे कहा जाता है नहीं, ये गलत है और इसे इस तरह से लिख के लाना होगा, राम में। क्यों क और ख ये कहते हैं कि जब भी हमारे आगे विसर्ग आता है तो उन्हें अर्ध विसर्ग में परिवर्तित कर दिया जाए, इसीलिए इनको जीवामूली वर्ड कहा जाता है। इसी प्रकार उपदमानीय वर्ड होते हैं प और फ, इनके भी सामने अगर विसर्ग आता है तो इनको अर्ध विसर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं वृक्ष फलति,
जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं वृक्ष फलति, तो देखेंगे कि फ आया है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने व्यंजन पढ़ा। अब अगली क्लास में हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।